हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार शर्मा सक्सेस वर्जिन के इस ऑफिशियल चैनल के माध्यम से फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सक्सेस वर्जिन के इस ऑफिशियल चैनल के माध्यम से फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग 10वीं की वीडियो पार्ट 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक केवल एक ही प्रश्न को देखा था जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना था। आज हम कुछ और प्रश्न को भी देखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, लेकिन जितने भी एचसीएफ निकालना बता है वो सभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही निकालना। तो ले लेते हैं हम 30 150 हमें एचसीएफ। तो हमने क्या बताया था सबसे पहले कि माना कि ए मान लीजिए बड़े वाले को ए मान और बी मान लीजिए छोटे वाले। फिर यहाँ पर क्या लिखना, कौन बड़ा, तो यहाँ पर ए बड़ा लिखेंगे। इसीलिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने आपको पहले भाग विधि को दिखाकर इससे पहले वाले प्रश्न में एचसीएफ निकालना यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से एचसीएफ को अरेंज करना सीखा। जब संख्या बड़ी बड़ी रही तब हम उस तरह से कर सकते हैं क्योंकि गलती ना, लेकिन जब छोटी छोटी रहे संख्या तब हम उसको ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले ए की जगह को हम लिखेंगे उसका मान, ए का मान है 150, फिर बी का मान कितना है 30। अब देखिए 30 में कितना गुना कर दिया जाए कि या तो 150 के वो बराबर हो या उससे थोड़ा सा कम। तो हम जानते हैं ना कि 30 में जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 150। कैसे, 3 5 15 0 और 5 3 15 150 है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या चीज से गुना करेंगे 5, तब इसमें हमारा शेषफल क्या होगा। जब 150 हो गया तो आगे जो हमारा शेषफल जो होगा वो शून्य ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बात बोला, यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर शून्य ना। ये तो पहले ही स्टेप में शून्य होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। देखते हैं ना, तो एचसीएफ इसका किसका, तो ए और बी का कितना होगा 30। ये रहा आपका। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जैसे ले लेते हैं हम, चलिए 225 और 540 इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हम काम करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना कि बड़े वाले को ये मानते हैं 640 और छोटे वाले को बी मान लेते हैं 225। यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे ना, इसीलिए देखिए ए इज इक्वल टू क्यू प्लस आर से, यहाँ पर हम ऐसे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है ना, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
जो लिखना वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ई की जगह पर हम इसका मान रखेंगे। ए का क्या माने हुआ है 640, यहाँ लिखेंगे 640। फिर बी का मान क्या हुआ 225। अब देखिए 225 में हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, या तो 640 के बराबर आवे या उससे थोड़ा सा कम। तो ये हो गया आपको 2 3 6 होता है, 25 3 75, दो, हाँ 3 से गुना करने पर ज्यादा हो जाएगा। देखिए 2 2 5 3, 5 3 15, 3 गुना 6 और 1 7, 3 गुना 6 और 1 7, 775 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 225 में 2, 5 दूनी 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, 450। हम लगा सकते हैं, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो 2 से ही लगा देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 450, और यहाँ पर क्या है 650। तो बच क्या जाएगा 640 में से 450 को हम घटा देते हैं, जो आएगा वही हमारा यहाँ पे लिखाएगा। ये हो गया 0, 14 में से 5 जाएगा 9, और 5 में से 4 जाएगा 190 हमारे 190 बचा। हम सिर्फ 190 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर अभी शून्य नहीं हुआ, यहाँ तो पहले ही शून्य हो चुका है, इसलिए हमने आंसर दे दिया, लेकिन अभी शून्य नहीं हुआ, और भी काम करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो बचा उसको फिर यहाँ लिखा जाता है, इधर जो रिमाइंडर हमारा बचा वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 190 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, या तो 225 के बराबर हो या उससे थोड़ा सा। यदि 2 से गुना करते हैं 190 में तो 380 हो जाएगा। तो 380 ज्यादा ना हो गया, तो हम एक ही बार में गुना करेंगे, एक ही बार में 190 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, एक बार गुना करेंगे तो 190 ही होगा, और 225 में से 190 जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा उसको फिर से यहाँ लिखेंगे। देखिए अभी भी शून्य नहीं आया, जब तक शून्य नहीं आए लास्ट वाला पर तब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे। यानी ये हो जाएगा 190 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 35। अब देखिए 35 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, या तो 190 आवे या उससे थोड़ा सा कम आवे, यानी भाग भी नहीं समझिए। तो 3 बच्चे 15, 3 6 18, 6 से गुना करके देख लेते हैं। 35 में 6 से 6 25 30, 7 3 का 18, 2 20 और 1 21, 210 ज्यादा हो जा रहा है, 5 से कर रहे हैं तो 50 25 और 5 3 15 और 2 70, 175 लगा सकते हैं, क्योंकि 6 से ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि 5 बार में जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 पे तब 175 होगा, तो 175 ये टोटल 175 हुआ, तो 190 में से 175 घटाएंगे, वही हमारा शेष बच जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, वो यहाँ पे लिखते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 15। अभी भी शून्य नहीं हुआ, तो ये प्रक्रिया लगातार करते ही रहना। अब यहाँ पर बचा जो उसको लिखते हैं, लेकिन हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको कि किसको किसको आगे में भाज्य के रूप में लिया जाए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 35, और ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए 15 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, 15 15 3 45,
45 ज्यादा हो जाता है। 2 बार में हम लगाएंगे 15 दूना 30, 30 क्या बच जाएगा। फिर वही काम करना है, 15 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 5 में क्या चीज समझ, तो 5 या 15। अब देखिए हमारा शेषफल यहाँ कुछ नहीं बचा, शून्य हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा 5 जो है HCF इसका तो लिखेंगे HCF और AB। यहाँ पर संख्या का नाम भी लिख सकते हैं। A का मान 640 है और B का मान 225 है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 5। अभी तक हमने 2 संख्याओं का ही HCF निकाला, ठीक है ना। 2 से अधिक भी हो तो यही प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। 3 भी हो सकते हैं संख्या, 4 भी हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहले 3 वाले कैसे बताते हैं। यदि मान लेते हैं कोई संख्या, मान लिए 90 है, ठीक है, 175 है और 225 और 225, इन तीनों संख्याओं का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही क्या करना है, HCF ज्ञात। कैसे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, किसी 2 संख्याओं को लेकर काम। तो पहले क्रम को दर्शा देंगे। यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं, माना कि ये जो हम सबसे बड़ी वाले को ही मानेंगे 200। उसके बाद उससे जस्ट छोटा, एकदम छोटा नहीं, उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा 175 है तो 20 को मानेंगे। अभी तीसरे संख्या को छोड़ देना है, 2 लेकर काम करेंगे। 2 से 3 से अधिक भी संख्याएं दी रही हो तो भी हम 2 लेकर ही काम करेंगे। कैसे, एक सबसे बड़ा लेंगे और उससे जस्ट छोटा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर हम लिखेंगे इसीलिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R से। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना A का मान 225, B का मान होगा 175। अब देखिए अब 175 में क्या चीज समझ लो, तो 175 में जैसे 2 से गुना करेंगे तो 225 से, ठीक है ना, 350 से भी लगभग ज्यादा होगा, 300। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 175 हुआ, 225 में से 175 को घटा दीजिए तो 5 में 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0। ये आपका बचेगा 50। अब देखिए यहाँ पर शेष नहीं ना है, शेष नहीं आया तो आगे काम करेंगे हम यही क्या लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 175, यहाँ पर आएगा 50। अब देखिए 50 में क्या चीज है, तो 500 को भी देखिए अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 होगा, 150 होगा, 4 से करेंगे तो 200, तो 200 ज्यादा हो गया 175 से, इसलिए हम लोग क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब देखिए जब 150 हो गया तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर 25। चलिए इसको आगे देखते हैं, यहाँ बच गया हमारा 50। अब देखिए यहाँ पर 25,
तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। जब ये 50 होगा तो शेषफल हमारा शून्य हो गया, तो यहीं से हमारा 25 जो है एचसीएफ प्राप्त, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ ए और बी कितना हो जाएगा, मानी 2 संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 25 हो गया। अब ये जो 25 प्राप्त हुआ ये और एक जो पहले संख्या यानी 90 में दिया था ना, 90 175 और 225 कैसे ज्ञात करना था। पहले वाले में तो हमने देख लिया इसका एचसीएफ, ठीक है, कितना आया, तो इसका एचसीएफ आया हमारा 25, इसका नहीं करते हैं। अब बच गया तीसरी संख्या ये, तो ये तीसरी संख्या और ये जो हमें नई संख्या प्राप्त हुई है 2 संख्याओं के एचसीएफ से, इसका दोनों एक साथ मिलाकर इसका एचसीएफ ज्ञात, तो इसे हम मान लेंगे क्या, माना कि बड़ी वाले को ए और छोटे वाले को बी। अब यहाँ पर ये बात है ना क्या कि ए जो है बड़ा है बी, जब हो ये कंडीशन तभी इस तरह से हम लिखेंगे लैंग्वेज को, इसलिए इसको जो BQ प्लस आर से, यानी अभी ए की जगह पर हम 90 लिखेंगे, बी की जगह पर 25 लिखेंगे। अब देखिए 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 बच जाएगा हमारा शेषफल 15। अब इस 25 को यहाँ पे नहीं रखेंगे और 15 यहाँ पर, तो 15 एकम 15 क्यों, 15 गुना 30 ज्यादा हो जाएगा 25 से, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब यहाँ पर 15 को लिखेंगे तब ये 10 यहाँ पे आएगा, तो 10 एकम 10 शेषफल बच गया 5। अब इस 10 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10 यानी शेषफल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने ए और बी माना इसका एचसीएफ जो है, यानी इन दोनों संख्याओं यानी 90 और 25 का एचसीएफ कितना आया, 5 है। यही एचसीएफ जो है हमारा कुल संख्याओं यानी 90, 175 और 225 का एचसीएफ कहलाएगा। हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना सीख लिया। 2 संख्या हो चाहे 2 से अधिक संख्या हो तो कैसे करेंगे। अब हम लोग कुछ साबित करने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के प्रश्न में क्या रहेगा कि हमें दिया रहेगा क्या कि कोई पूर्णांक जैसे कि 6 होगा, 6 प्लस 1 होगा, इस रूप का हो सकता है, क्या है 3Q प्लस 1 या 3 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 5M या 5M प्लस कुछ, मतलब ये कहने का मतलब बता रहे हैं कि इस तरह के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। हर एक प्रश्न के लिए अलग रूप दिया रहेगा प्रश्न में। इस तरह के प्रश्न को हम कैसे प्रूव करेंगे लोग, दर्शाएंगे लोग कि ये जो होंगे कोई पूर्णांक होंगे। अब इसको सीखने के लिए कुछ हम उदाहरणों को देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न दे रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q
+2 या 6Q + 5 के रूप का है, जहां Q क्या है, तो Q पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक होगा। Q क्या होगा कि कोई एक पूर्णांक होगा। पहला में हमने एकदम इनिशियली प्रश्न के टाइप को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक, देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए आप प्रूफ कुछ भी करें, लेकिन सर्वप्रथम हर एक प्रश्न के लिए यही रहेगा कि आप एक धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे। हालांकि आगे के प्रश्न में दिया रहेगा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक, तो कुछ दिया रहेगा, तो वो सम विषम नहीं मानना है, हमें मानना क्या है कि वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय के अनुसार ये क्या होगा, ये BQ प्लस R के इक्वल होगा, जहां R जो होता है वो क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर भी होगा, और B से क्या होता है, छोटा। जहां हमारा क्षेत्रफल जो होता है कि हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है, होता है ना, किसी बात भी प्रक्रिया में क्षेत्रफल 0 भी होते हैं या 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन होगा क्या, B से छोटा होगा। तो यहाँ पर अब दिया गया पूर्णांक हम देंगे, प्रश्न में जो दिया गया पूर्णांक होगा, दिया गया पूर्णांक का रूप, दिया गया पूर्णांक का रूप देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 5। मतलब एक भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए ये 6Q है, जैसे आप लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए 6Q है, तो यहाँ कहने का मतलब +0 लिखा गया है, और यदि ये पूर्णांक है तो जरूर ये A के बराबर होगा। तो देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से ये फिट हो रहा है कि नहीं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ B होना चाहिए था, यानी ये जो मान होगा ये B का मान होगा, तो यहाँ B का मान इस दिए गए पूर्णांक से हमें केवल B का मान निकलता है, इसी के लिए ये बात बोले। तो यहाँ पर इतने लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुल मिलाकर क्या लिखेंगे कि B जो होगा वो हमारा 6 होगा। अब देखिए जब B हमारा 6 होगा तो संभावित क्षेत्रफल क्या क्या होंगे, संभावित क्षेत्रफल यानी कि R क्या क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर R के लिए कुछ बात लिखे हुए हैं, क्या होगा, B के मान से हमेशा छोटा और 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर B का मान 6 है, तो आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, तो 6 से छोटे तक यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, 5 तक हो सकते हैं, 0 to 5 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, तो कुल संभावित क्षेत्रफल होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5।
क्या करेंगे, ये जो हम b निकाल लिया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि इसीलिए अब पूर्णांक का रूप जो होगा हमारा, यहाँ देखिए b क्यू प्लस आर था हमारा पूर्णांक का रूप, लेकिन जब b का मान निकल गया तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 6q प्लस आर होगा, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन। अब जो करेंगे इसी इक्वेशन से काम करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में हम r का मान एक एक कर सभी रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम लिखते हैं r बराबर 1, या सबसे पहले लिख लेते हैं, बार बार समीकरण एक में लिखने पर थोड़ा समय भी ज्यादा लगेगा और लिखना भी ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब समीकरण एक में, मतलब आप जो कर रहे हैं सब समीकरण एक के हिसाब से ही करेंगे। तो r बराबर 1 रखने, किसमें हम रख रहे हैं r का मान 1, तो इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, तो आप ही बताइए यहाँ a का मान क्या होगा 6q प्लस 0, r बराबर, एक मिनट पहले हम 0 रखेंगे, यहाँ 1 नहीं रखेंगे, 0 रखते हैं, 1 भी रखना है इसके बाद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a का मान हमारा 6q होगा। देखिए 6q आने का मतलब क्या हुआ कि यह पूर्णांक 6q के रूप में हो सकता है। चलिए पहले पूरा देख लेते हैं तब एक बार बोलेंगे। अब हम रख रहे हैं r इज इक्वल टू 2 रखने, 2 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, यानी a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, फिर r इज इक्वल टू रखेंगे 2, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं एक बार, यानी a जो होगा वो 6q प्लस 2 होगा। फिर हम यहाँ पे बना रहे हैं r इज इक्वल टू क्या रखने पर 3 रखने, तो जब r का मान रखेंगे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि a जो होगा 6q प्लस r है, इक्वेशन फर्स्ट, यानी फिर से a जो होगा हमारा 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर हम r का मान जो है हम 4 रख ले रहे हैं, 4 रखने पर a जो है हमारा इक्वेशन 6q प्लस r, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। एक बार और रखते हैं r इज इक्वल टू 5 रखने, तो जब 5 रखेंगे ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r, यानी a जो होगा हमारा वो हो जाएगा 6q प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सभी r के संभावित मान, यानी सभी रिमाइंडरों को जो संभव हो सकते हैं उनको इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो प्रश्न में दिए गए पूर्णांक और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से जो हमारा फॉर्म प्राप्त होता है, रूप प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त हुआ है, उसी में रखने पर ये एक नया व्यंजक यानी समीकरण। तो इसमें जब हम रिमाइंडरों को रखे हैं तो देखिए एक रूप आया है 6q, दूसरा रूप आया है 6q प्लस 1, तीसरा रूप आया है 6q प्लस 2, चौथा आया है 6q प्लस 3, और अगला है 6q प्लस 4, उसके बाद वाला है 6q प्लस 5। तो हमने एक प्रयोग किया जिसमें इन सभी रूपों को देखा, तो हम कह सकते हैं ना कि इस परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप के हो सकते हैं।
तो यहाँ पर लिखते हैं अतः उपर्युक्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक देखिए आया भले यही है, हम जितना यूज हो उतना भी लिख सकते हैं। चलिए इस सबको लिख देते हैं 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ये हमारा प्रश्न प्रूफ हुआ। चलिए एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं। यदि देखिए प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। यहाँ q जो है पूर्णांक होता है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड की वो जो होगा bq प्लस r के बराबर होगा। तो यहाँ पे कर दिए हैं, जहाँ कंडीशन क्या होता है कि r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, b से हमेशा छोटा होता है r का मान। अब देखिए प्रश्न में दिया गया पूर्णांक क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ही लिखे तो हम आपको समझाए थे कि ये 6q है या 6q प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए 6q लिया है तो 6q यहाँ पर प्लस करके हम 0 दे सकते हैं। जैसे ये दिए तो देखिए ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला यहाँ पर इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, और ये दिया हुआ है प्रश्न में तो अवश्य ही संतुष्ट करेगा। क्यों? प्रूफ करने वाले प्रश्न में वैसे ही बातों को दिया जाता है जो पहले से प्रूफ किए जा चुके हैं। आपको जो है किसी व्यंजक के या थ्योरम के आधार पर उसको फिर से प्रूफ करना होता है इस्तेमाल करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये a इक्वल टू 6q प्लस 0 होगा। हालांकि हम लास्ट में हल करके देखिए यहाँ पे लाए हुए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यहाँ से हमें सीखने लायक क्या हुआ कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ये b का मान दिया हुआ है, b हमारा 6 होगा। अब जब b 6 होगा तो इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जरूर ये जो इक्वेशन है इस रूप का हो सकता है, a इक्वल टू 6q प्लस। जैसे हमने b का मान इसमें पुट किया वैसे हमारा, ठीक है ना, संभावित शेषफल यानी रिमाइंडर ये हो सकते हैं क्या क्या, 0 1 2 3 4 5। 6 है तो 5 तक होगा, अगर 10 रहता तो 9 तक ही होता, ठीक है। अब समीकरण 1 में देखिए एक एक करके ये सभी रिमाइंडर यानी शेषफलों को जो है ना इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब r का मान हमने 0 रखा तो यहाँ पर देखिए 6q प्राप्त हुआ, पूर्णांक का रूप 6q प्राप्त हुआ। जब r का मान हमने 1 रखा तब पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 आया। जब r का मान हमने 2 रखा तो पूर्णांक का मान जो है वो हमारा 6q प्लस 2 आया। जब हमने r का मान 3 रखा तब पूर्णांक हमारा 6q प्लस 3 आया है। जब हमने r का मान 4 रखा तो पूर्णांक का मान 6q प्लस 4 आया, और जब हमने रखा r का मान 5 तब यहाँ पर पूर्णांक का मान जो है 6q प्लस 5।
तो हमने देखा ना, यहाँ पे सभी परिणामों को देखिए आप, जो हमें प्रूव करना था वो इसमें आया कि नहीं आया? आया। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि हमने जो प्रयोग किया, कोई जरूरी नहीं है जैसे लिखे वैसे लिखे, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हमने लिखा है कि उपयुक्त परिणाम के आधार पर, यानी हमने जो ऊपर में प्रयोग किया उसका जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, परिणाम प्राप्त हुआ, इस आधार पर कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो आज के वीडियो पार्ट 3 में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्नों पर हम अगले पार्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे।